चैप्टर नंबर 3C मटेरियलिटी ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट। अब इसमें ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे 320 मटेरियलिटी के बारे में बात करता था, लेकिन मैंने तुमको बताया इसमें कुछ और ऐसे भी अपन ने क्लब किए थे जो सीक्वेंस वाइज थे। ऐसे 300 पहले प्लानिंग पढ़े, फिर इसके बाद ऐसे 315 रैप पढ़े, फिर इसके बाद 320 आया मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब क्या बताएगा अपने को, कौन सा पर्टिकुलर आइटम मेरे लिए मटेरियल है या नहीं है, बोले बने क्या। और उसके बाद 330 में क्या करते थे अपन, जो भी आया वो रिस्पॉन्स देते थे। तो उसी का बीच का एक कौन सा है, ऐसे 320 इज अबाउट मटेरियलिटी, बोले बने रहे क्या। यस। अच्छा, यहाँ पे क्या बताएगा, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, बोलो बराबर है क्या। यस। अच्छा, इसमें मैंने तुमको बताया था मटेरियलिटी मतलब क्या है। एक तो सबसे पहले एक बेंचमार्क सेलेक्ट करो, उसके ऊपर कोई परसेंटेज लगाओ। अब बेंचमार्क सेलेक्ट करके परसेंटेज लगाए तो वो क्या लगे, निकल के आ गई मेरी ओवरऑल मटेरियलिटी। जैसे मैंने बेंचमार्क सेलेक्ट करा रेवेन्यू, उसके ऊपर परसेंट लगाया 1%, तो मेरा कितना हो गया। सपोज 1 करोड़ का 1% लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1 लाख विल बी मेरी मटेरियलिटी। या फिर सपोज प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1 करोड़ का और उसके ऊपर 5% की मटेरियलिटी लगाया, तो 5% मतलब मेरी मटेरियलिटी अमाउंट कितना आ गया, 5 लाख। अब इसके बेसिस रख के अपन एक और चीज सेट करते, क्या, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मतलब क्या थी, एक ओवरऑल मटेरियलिटी आ गई। अब लेकिन मेरे को क्या करना है, छोटी छोटी मिसस्टेटमेंट जो 5 लाख से कम है वो एग्रीगेट बेसिस पे मटेरियल ना बन जाए, इसके लिए मैंने एक और मटेरियलिटी लेके आया था। कौन सी मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। एग्जांपल भी दिया था, याद आया क्या। यस, देखो ये लिखा हुआ है, सेलेक्ट बेंचमार्क, परसेंटेज लगाऊंगा उस पर। बेंचमार्क मतलब क्या रह सकता है, पीएटी, पीबीटी, रेवेन्यू, वैल्यू ऑफ एसेट, बोलो बराबर है क्या। यस। तो देखो एक तो सबसे पहले ओवरऑल मटेरियलिटी निकाले, फिर उसको बेसिस रख के कौन सी मटेरियलिटी लगाया, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, बोले बराबर है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्यों फाइंड आउट कर रहे थे, अब देखो मैंने ओवरऑल मटेरियलिटी यहाँ पे 5 करोड़ आई, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 5 करोड़ के कम से मिस्टेक में मिसस्टेटमेंट, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, सब छोटी छोटी मिसस्टेटमेंट बन के ओवरऑल 5 करोड़ के ऊपर चले जाए, बोलो यस। इसलिए मैंने क्या लगाया, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ताकि जो छोटी छोटी मिसस्टेटमेंट है उस पर भी चेक होना चाहिए। और थर्ड थी स्पेसिफिक मटेरियलिटी। ऑडिटर को कोई फील होता है कोई पर्टिकुलर आइटम पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, ये अमाउंट मेरे लिए मटेरियल रहेगी, तो वहां पे क्या मैं स्पेसिफिक मटेरियलिटी भी सेट आउट कर सकता क्या। यस, ये एग्जांपल था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ध्यान देना, अगर मेरे कंपनी में रिस्क ज्यादा है तो मैं मटेरियलिटी लेवल कम रखूंगा। क्यों कम रखूंगा, ताकि चेकिंग ज्यादा हो, बोलो बराबर है क्या। यस, यानी अगर रोमम ज्यादा तो मटेरियलिटी कम। लेकिन मेरे कंपनी में रोमम कम है तो चेकिंग का एक्सटेंड क्या करना है, कम कर रखूंगा तो चलेगा क्या। यस, तब क्या कर दो, मटेरियलिटी का सैंपल साइज ज्यादा रख दो। जैसे कि मटेरियलिटी का अगर सैंपल साइज 1 करोड़ है तो चेकिंग ज्यादा होगी, लेकिन अगर मटेरियलिटी का सैंपल साइज 5 करोड़ है तो चेकिंग कम होगी, बोलो बराबर है क्या। यानी कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। यानी ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। इसमें क्या था कि मैंने मॉड्यूल का एक है ना एग्जांपल दिखाया था लास्ट में एकदम, मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क में इन्होंने क्या करे थे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डिफाइन करे, ऑडिट रिस्क को डिफाइन करे, और मटेरियलिटी क्या है, मटेरियलिटी थ्रू आउट द प्रोसेस चेक करेंगे, मटेरियल में क्या क्या करेंगे वो बताए, लेकिन मेन बात ही नहीं बताए थे। अपनी मेन बात क्या थी, दोनों में कैसा रिलेशनशिप था, इनवर्स रिलेशनशिप। अगर ऑडिट रिस्क ज्यादा है तो मटेरियलिटी का लेवल कम रखूंगा, अगर ऑडिट रिस्क कम है तो मटेरियलिटी का लेवल ज्यादा रखूंगा, बोलो बराबर है क्या। क्या ये वाले फैक्टर्स पढ़ लिए थे क्या। यस, उसी को यहाँ पे मैंने नोट्स में शॉर्ट में इनकॉर्पोरेट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद एफआरएफ में क्या मटेरियलिटी का डिस्कशन है या नहीं ये देखना है, और इसका एक्सप्लेनेशन तुमको एग्जाम में पूछ सकता है। व्हाट डज मीन बाय एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में मटेरियलिटी के बारे में डिस्कशन किया है क्या, इसमें क्या क्या बातें अपने को ध्यान देनी थी। सबसे पहले क्या था, देखो एक कैसा एक्सप्लेनेशन था, जो मैंने मटेरियलिटी सेट की, जो मिसस्टेटमेंट है या इंडिविजुअली या एग्रीगेट मेरा क्या इन्फ्लुएंस कर सकता, डिसीजन ऑफ यूजर। इफ इट कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर, देन वो अमाउंट मेरे लिए मटेरियल रहेगी क्या। यस। उसके बाद क्या था, मटेरियलिटी 3 चीजों से अफेक्ट होती, एक तो क्या था, नेचर, साइज और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। मटेरियलिटी इज अफेक्टेड बाय 3 थिंग्स, क्या क्या था, एक तो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, साइज की वजह से या नेचर। अच्छा, आगे एक और चीज पढ़ने वाले, क्या मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ रिलेटिव साइज। क्या सिर्फ साइज के बेसिस मटेरियलिटी होगी क्या, नहीं, बहुत बार नेचर या सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से भी मेरे को मटेरियलिटी अलग से डिफाइन करनी पड़ेगी, आगे अपन पढ़ने वाले, ठीक है। उसके बाद क्या था,
देखो लास्ट पॉइंट, जब भी मैं मटेरियलिटी सेट कर रहा हूं मेरे को कौन से चीज पे सेट करूं, तो इसके लिए क्या सेलेक्ट करना, कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बोलो बताइए क्या क्या मैटर करेगा जजमेंट में, किस चीज का मैटर ध्यान में रखना है, कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मटेरियलिटी सेट करना। जैसे कि लाइट बिल कितना आया, ये इन्वेस्टर के लिए रिलेवेंट है क्या, नहीं, लेकिन रेवेन्यू कितना था, ये इन्वेस्टर के लिए रिलेवेंट है क्या, यस। समझ में आ रहा क्या बोलो रे, यस। अच्छा, AFRF प्रोवाइड फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी। लेकिन एक बात होता है, सपोज AFRF में इस चीज का मटेरियलिटी का डिस्कशन नहीं है, क्या फिर भी मैं ऊपर के 3 पॉइंट रेफर कर सकता क्या, यस। क्या क्या ऊपर के 3 पॉइंट थे, एक तो डिसीजन ऑफ यूजर इन्फ्लुएंस हो सकता, फिर किस किस चीज से मटेरियलिटी अफेक्ट हो रही, और मेरे को कौन से फैक्टर कंसीडर करने, कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंसीडर करना है। बोलो बराबर है, ये 3 बातें इवन इफ AFRF में डिस्कशन नहीं है स्टिल मैं 3 बातें रेफर कर सकता हूँ क्या, बोलो रे, यस। देखो इवन इफ नो डिस्कशन इन AFRF स्टिल रेफर द अबव पॉइंट्स। बोलो बराबर है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी कहाँ पे, सिर्फ प्लानिंग स्टेज में मटेरियलिटी का दिमाग लगाऊं या पूरे ऑडिट में, पूरे ऑडिट। बोलो बराबर है क्या, यानी मटेरियलिटी दोनों जगह पे अप्लाई होगी, प्लानिंग और परफॉर्मिंग द ऑडिट में। बोलो बराबर है क्या। अच्छा, मटेरियलिटी क्या सिर्फ मैटर ऑफ रिलेटिव साइज का है क्या, नहीं, तीनों अप्लाई होगा, साइज, नेचर, सराउंडिंग। जैसे कि एग्जांपल दिया था कोई कंपनी में छोटा सा फ्रॉड हुआ, फिर भी रिलेवेंट रह सकता है क्या, यस। अच्छा, क्या ऐसा जरूरी है क्या कोई मिसस्टेटमेंट मटेरियलिटी से कम थी तो वो हमेशा इमटेरियल हो, मतलब स्मॉल साइज के अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट हमेशा इमटेरियल हो, जरूरी है क्या, नहीं है। देयर में भी सर्कमस्टांसेस जहाँ पे छोटे छोटे मिसस्टेटमेंट पूरे मिला के मटेरियल कंसिडर कर सकते हैं, या फिर कहीं पे भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि ये अमाउंट मेरे लिए मटेरियल है, स्टैट्यूटरी ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला मटेरियल, तो मटेरियल। बोलो बराबर, या नेक्स्ट पॉइंट ही वही था, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर, गवर्नमेंट बोलती मटेरियल, तो मटेरियल कंसिडर करना पड़ेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो मॉड्यूल के थे वही मैंने बोला था लिख के आने पड़ेंगे। डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, 2 बातें बताई गई, एक तो क्या है, इनकम या फिर एक्सपेंस एक्सीड्स 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर, अगर दोनों से ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और एक डिस्क्लोजर यहाँ पे बात की गई थी, अगर कोई भी शेयर होल्डर 5% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहा है तो उसको भी सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट। तो ऐसे केस में क्या ये दोनों भी बातें मेरे लिए मटेरियल हो जाएगी क्या, बोलो रे, यस। अच्छा, डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी हेल्प्स इन, कहाँ पे मेरे को मटेरियलिटी से हेल्प होगा, 3 जगह पे, एक तो क्या है डिटरमाइनिंग एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ फैप एंड आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोमम। बोलो बराबर है क्या, 3 जगह पे याद आएगा, कहाँ कहाँ पे मटेरियलिटी हेल्प करेगा, जजमेंट सेलेक्ट करने के बेसिस पे ऑडिटर को जब प्रोफेशनल जजमेंट लगाना है इन चीजों के लिए तो उसके लिए बेसिस प्रोवाइड करेगा, कहाँ पे डिटरमाइनिंग एंटी ऑफ फैप, एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ फैप और आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोमम। बोलो बराबर है क्या। अच्छा, डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, क्या ये बात ऑलरेडी पता थी क्या, यस। अपन खुद का प्रोफेशनल जजमेंट लगाएंगे, मतलब ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा, लेकिन जब भी ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट लगा रहा है किसके हिसाब से सोच के लगाना है, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो बराबर है क्या, यस। ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स परसेप्शन, किसके बारे में ऑडिटर परसेप्शन कर रहा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो यूजर है उसके नीड के अकॉर्डिंग ऑडिटर का परसेप्शन चेंज होगा क्या, यस। अच्छा, लेकिन ऑडिटर है ना उसके बारे में कुछ बातें अज्यूम करेगा। सबसे पहली बात क्या है, उसको रीजनेबल नॉलेज होना चाहिए, किसका, बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी या अकाउंटिंग का, मतलब जो भी मेरे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको रीजनेबल नॉलेज है। उसके बाद उनको दूसरी चीज क्या पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर पूरा ऑडिट प्रोसेस प्रिपेयर, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड कौन से बेसिस पे होगा, मटेरियलिटी लेवल, यानी पूरा 100% चेकिंग पॉसिबल है क्या, नहीं। हम मटेरियलिटी लेवल को ध्यान में रखते हुए मैं क्या करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर, प्रेजेंट और ऑडिट करूंगा। ये 2 बात हो गई। पहली बात क्या थी, एक तो रीजनेबल नॉलेज है, दूसरा उसको पता है अपन ऑडिट कैसे कर रहे हैं, मटेरियलिटी लेवल को ध्यान में रख के कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट था अनसर्टेनिटी रिकॉग्नाइज करती आनी चाहिए। अनसर्टेनिटी मतलब क्या, कहीं पे भी फ्यूचर के फोरकास्ट इन्वॉल्व है, बजट इन्वॉल्व है, एस्टिमेशन इन्वॉल्व है, ऐसे टाइम में कहीं ना कहीं कुछ भी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ये बात सामने वाले को यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता रहनी चाहिए। और लास्ट क्या है, ये सब चीजों को बातों को ध्यान में रख के एक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेते आना चाहिए। ये क्या था, ऑडिटर किसके बारे में अज्यूम कर रहा, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में 4 बातें अज्यूम कर रहा है। एक तो उसको रीजनेबल नॉलेज है, दूसरा उसको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर, प्रेजेंटेड और ऑडिटेड टू द लेवल ऑफ मटेरियलिटी, तीसरी बात क्या है, उसको अनसर्टेनिटी समझ में आनी चाहिए, और लास्ट क्या है, रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन लेते आना चाहिए, ये सबके बेसिस रख के। बोलो बराबर है क्या, यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अब देखो मटेरियलिटी, एक तो मटेरियलिटी एज अ होल निकाले,
फिर उसके बाद एक लोअर अमाउंट निकाले थे किसके लिए, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के लिए, और सबसे लास्ट में किसकी बात कर रहे थे, स्पेसिफिक मटेरियलिटी की बात कर लिए थे। बोलो बराबर है, इसको एक बार नोट से रेफर कर देना, मैंने जस्ट क्रक्स तुमको पूरा का पूरा दे चुका हूँ। बेंच मार्किंग मैंने बताया वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमेशा आ सकता है ये एग्जाम में। बोलो बराबर है क्या। बेंच मार्किंग क्या है, एक मेथड है क्या डिटरमाइन करने के लिए, मटेरियलिटी डिफाइन करने के लिए। बोलो बराबर है क्या। परसेंटेज में अप्लाई करूंगा चूजन बेंचमार्क पे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल बना रहा हूं, तब मैं एक परसेंटेज अप्लाई करूंगा जो भी बेंचमार्क करा, और उसके बेसिस पे मेरी मटेरियलिटी डिटरमाइन होगी। अच्छा, बेंचमार्क और परसेंटेज क्या एग्जैक्ट है या किसका जजमेंट है, ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है। बोलो बराबर है क्या। यानी बेंचमार्क और परसेंटेज चूजन बाय द ऑडिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशनल जजमेंट। बोलो ये बात क्लियर है क्या। यस। अच्छा, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट बेंचमार्क को, देखो क्या है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट बेंचमार्क को। एक तो मैंने बताया अपन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या था, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। बोलो बराबर है क्या। एक तो क्या एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर उसके बाद नजर वाला पॉइंट आया क्या, ये अटेंशन ऑफ यूजर, जहाँ पे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अटेंशन है, वो वाले पॉइंट अपने लिए रिलेवेंट रहेगा क्या। यस, जैसे यूजर के लिए क्या रिलेवेंट रहेगा, प्रॉफिट, तो वो मेरे लिए वो फैक्टर मेरा क्या बेंचमार्क अफेक्ट कर सकता है क्या। यस। और उसके बाद एसएम वाली बात है, नेचर, लाइफ साइकिल, या फिर जो भी मेरी इंडस्ट्री है, या फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। बोलो बराबर है क्या। यस, ये सब चीजें किसका, एंटिटी का, मतलब अगर ग्रोथ स्टेज पे है तो अलग मेरे लिए रहेगा मर्टेलिटी का फैक्टर, अगर मैच्योरिटी स्टेज पे तो मेरे लिए मर्टेलिटी का फैक्टर अलग रह सकता। बोलो बराबर है क्या। यस। उसके बाद ओनरशिप स्ट्रक्चर या फिर फाइनेंशियल पैटर्न, अगर कोई कंपनी में डेब्ट ज्यादा है तो मेरे लिए उसके एसेट्स को ध्यान में रख के चेक करूंगा कि भाई वेदर डेब्ट आर सफिशिएंट टू रिपे, वेदर एसेट्स आर सफिशिएंट टू रिपे द डेब्ट्स। तो ऐसे केस में भी मेरा बेंचमार्क बदल सकता क्या। यस। और लास्ट में क्या है, रिलेटिव वोलाटिलिटी। रिलेटिव वोलाटिलिटी, अगर कोई कंपनी में वोलाटिलिटी ज्यादा है तो वोलाटाइल बेंचमार्क सेलेक्ट करूं या स्टेबल, स्टेबल बेंचमार्क सेलेक्ट करना चाहिए, यानी दिस फैक्टर में अफेक्ट द बेंचमार्क। बोलो बराबर है क्या। यस। कितने फैक्टर है देखो, पांच। सबसे पहले क्या, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा क्या था, अटेंशन ऑफ यूजर, फिर एसएम वाले पॉइंट थे, कितने एसएम वाले पॉइंट है, तीन, नेचर, लाइफ साइकिल, और एक इंडस्ट्री, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ एंटिटी। बोलो बराबर है। उसके बाद क्या पॉइंट था, देखो ध्यान देना, ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल पैटर्न, जिस जो बेसिस पे, वो बेसिस पे मेरी मर्टिलिटी का बेंचमार्क अफेक्ट होगा। और लास्ट क्या है, रिलेटिव वोलाटिलिटी। बोलो बराबर है क्या। मेरे लिए स्टेबल बेंचमार्क सेलेक्ट करना है, वोलाटाइल बेंचमार्क सेलेक्ट नहीं करूंगा। एग्जांपल्स देखे थे, इनकम, पीबीटी, टोटल एक्सपेंस, टोटल इक्विटी। अच्छा, अगर कोई एंटिटी पब्लिक यूटिलिटी प्रोग्राम करे, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे केस में मेरे लिए क्या बेंचमार्क रहना चाहिए, टोटल कॉस्ट। याद आएगा, एमसीक्यू का एग्जांपल लेके बताया था। यस। अच्छा, बैंक्स के लिए क्या रिलेवेंट रहेगा, एडवांसेस, मतलब उन्होंने जो लोन्स दिए, लोन्स बैंक के लिए एसेट है, यानी कोई एंटिटी जिसके लिए कस्टडी ऑफ एसेट इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे एसेट्स में भी द अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। जैसे एग्जांपल पे दिया था, बैंक ऑडिट पे जाते बराबर अपन सबसे पहला क्वेश्चन मार्क क्या पूछते हैं कि टोटल एडवांसेस कितने हैं, यानी टोटल एसेट्स कितने हैं, वहां पे मैंने बेंचमार्क क्या रख दिया, टोटल एडवांसेस। बोलो बराबर है क्या। यस। उसके बाद रिलेवेंट फॉर फाइनेंशियल डेटा फॉर बेंचमार्किंग क्या रहेगा, एक तो प्रायर पीरियड वाला, फिर उसके बाद करंट फाइनेंशियल वाला, अब तक के डेट का। बोलो बराबर है क्या, अप टू दैट पॉइंट ऑफ एनालिसिस। उसके बाद बजटेड फोरकास्ट फॉर करंट पीरियड, मतलब करंट पीरियड का फ्यूचर का बजटेड फोरकास्ट भी मैं दिमाग लगा सकता हूँ क्या। यस। अच्छा, ये सब कब चेंजेस होंगे, सरकमस्टांस चेंज हुआ, इंडस्ट्री में चेंज हुआ, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस हुए, तो क्या मेरे को सिग्निफिकेंट चेंजेस एडजस्ट करने पड़ेंगे क्या। बोलो रे। यस। यहाँ तक समझा। उसके बाद यूज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, देखो बेंचमार्क सेलेक्ट करना है, अगेन इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। परसेंटेज लगाना, उसके ऊपर अप्रोप्रिएट बेंचमार्क सेलेक्ट करना, और उसके ऊपर परसेंटेज लगाना है, किसका, मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं बेंचमार्क बड़ा सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं मर्टेलिटी का परसेंटेज कम रखूंगा, लेकिन अगर बेंचमार्क छोटा सेलेक्ट करो तो मर्टेलिटी का परसेंटेज ज्यादा रखूंगा, यानी कैसा रिलेशनशिप होगा, इनवर्स रिलेशनशिप। बोलो बराबर है क्या। यस। उसके बाद रिवीजन ऑफ ऑडिट प्रोसेस, यानी कब कब मैं मटेरियलिटी को मटेरियलिटी एज अ होल रिवाइज करूँ। सबसे पहले क्या, मेरे सर्कमस्टांसेस कुछ भी चेंज हो गए, न्यू इंफॉर्मेशन मिली, याद आई क्या, न्यू इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला एग्जांपल दिया था। और उसके बाद ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस थी, कोई भी पॉइंट पे अगर ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो क्या मटेरियलिटी को भी रिवाइज करना पड़ेगा क्या। बोलो रे। यस। इसी के दो एमसीक्यू रख से, अगर फाइनेंशियल रिजल्ट जो मैंने एंटिसिपेट किया और एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट अलग अलग है तो मटेरियलिटी नीड टू बी रिवाइज। और अगर मटेरियलिटी का असेसमेंट लोअर हुआ, गलत तरीके से हुआ, तो ऑडिटर को और क्या रिव्यू करना चाहिए, स्पेसिफिक मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। बोलो बराबर है, यानी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और ऑडिट
प्रोग्रेस को वापस से रिव्यू करें। और उसके बाद लास्ट क्या था, डिटरमाइन डॉक्यूमेंटिंग मटेरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन किस किस चीज के करना। सबसे पहले मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, फिर इसके बाद परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, उसके बाद स्पेसिफिक को इन्होंने कैसे बोले थे, मटेरियलिटी लेवल फॉर लेवल और लेवल्स फॉर क्या क्या था, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर। और उसके बाद कहीं पे मटेरियलिटी रिवाइज हो रही तो क्या कर देना, डिस्क्लोज कर देना। बोलो बरे यहाँ पे अपना ऐसे कौन सा खत्म हुआ, ऐसे 320 मटेरियलिटी वाला पार्ट खत्म हुआ और उसका पूरा का पूरा रिवीजन खत्म हो गया। बोलो बराबर है क्या? यस। चलो